Hello student. Today we are talking about respiratory system. Respiratory system जो है वो क्या होता है ये आज हम पढ़ेंगे। तो ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें मेन जितने भी पार्ट्स आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हिस्सा है जो कि आपके नोज से स्टार्ट होता है, मतलब आप जो भी एयर अपने माउथ के अंदर लेते हैं वो आपके नॉस्ट्रिल के थ्रू आपके नेज़ल कैविटी को क्रॉस करते हुए आपके लंग्स तक जाती है। तो यहाँ पर जो आपकी नेज़ल कैविटी है, तो नेज़ल कैविटी के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि नेज़ल कैविटी जो होती है यहाँ पर हेयर प्रेजेंट होता है और यहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि आपके नोज़ के थ्रू जो एयर आप ले रहे हैं उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, इन सारी बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल्स को आपके बॉडी के अंदर एंटर होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो नोज़ल कैविटी एक तरीके से प्रोटेक्टिव सिस्टम की तरह काम करता है फॉर योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहीं पर आपकी बकल कैविटी प्रेजेंट होती है। बकल कैविटी जो जहाँ पर आपके टीथ का अरेंजमेंट होता है जिसको हम बकल कैविटी कहते हैं। तो ये नोज़ल कैविटी और बकल कैविटी जो है वो सेपरेटेड होती है एक दूसरे से। नोज़ल कैविटी का जो एंड पॉइंट होता है, जब हम अंदर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक पार्ट दिखाई देगा, इसको हम कहते हैं फेरिक्स। फेरिक्स जो है ये मेन पार्ट होता है, बीच का पार्ट होता है आपकी नेज़ल कैविटी और आपके लेरिक्स के बीच। फेरिक्स के बाद आता है आपका ये वाला हिस्सा कहलाता है आपका फेरिक्स। फेरिक्स जो एक तरीके का साउंड बॉक्स होता है। ये साउंड बॉक्स जब हम कहते हैं, जब हम बात करते हैं तो हमारी माउथ से जो जिस तरीके की वॉइस रिलीज़ होती है वो आपके लेरिक्स के थ्रू ही होती है। ओके, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं। आपके लिरिक्स के बाद का ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं ट्रैकिया। ओके, ये जो ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं बिकॉज विंड ही आपकी यहाँ से आपके लंग्स तक ट्रांसफ़र होती है। ओके, तो ये बेसिकली हम इसको कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया जिसकी जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 सेंटीमीटर होती है। ये ट्रैकिया जो है वो आपके लंग्स तक पहुंचने के बाद डिवाइड हो जाता है। ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा आपके बोथ लंग्स में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो वर्ड्स है, एक है ब्रोंकाई और एक है ब्रोंकस। ये क्या है तो मैं आपको बता दूँ कि ब्रोंकस जो है एक प्यूरर फॉर्म होता है, बट जब आप कलेक्टिवली इसे कहते हैं तब आप इसे कहेंगे ब्रोंकाई। ओके, उसके बाद आपका जो ब्रोंकाई होता है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो ब्रोंकाई है वो आगे जाकर ब्रांच जैसे स्ट्रक्चर भी क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। इसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। यहाँ पर भी प्यूरर फॉर्म के लिए आप यूज़ करेंगे ब्रोंक्यूल, और आप इसको अगर आप इसको प्यूरर फॉर्म में यूज़ करेंगे, अगर सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे तब आप कहेंगे इसको ब्रोंक्यूल, और आप इसको प्यूरर फॉर्म में यूज़ करेंगे तब आप यहाँ पर क्या कहेंगे, इसको ब्रोंक्यूल्स। ओके, उसके बाद आपका जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद आपका ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद आपका ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ऑल्वेलाइन। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सबसे एंड पॉइंट होता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और ये जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं ऑल्वेलाइन, और यही बेसिक रोल प्ले करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है उसके लिए ये मेजर रोल प्ले करता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। लास्ट पार्ट जो है वो है आपका डायफ्राम। डायफ्राम जो है वो एक तरीके से क्या होता है, आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बेस होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी बॉडी में ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, आप जो ब्रीथ करते हैं, आप एयर को इनहेल करते हैं, देन एयर को आप अपने नोज़ के थ्रू बाहर रिलीज़ करते हैं, तो इस प्रोसेस में मेजर रोल होता है आपके डायफ्राम का। ओके, सो नेक्स्ट जो स्लाइड है यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली 2 डिफरेंट सिस्टम से मिलकर बना होता है, जिसमें से जो फर्स्ट होता है वो है आपका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कलेक्टिवली किससे किससे बना होता है, तो वो है आपका नेज़ल कैविटी, आपका फेरिक्स एंड दिस इज या लेरिक्स। ओके, तो ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है आपका अपर रेस्पिरेटरी
सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ योर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है, ये आपका पार्ट जो है आपके इस माउथ वाले पार्ट से नीचे की तरफ आने पर आता है, राइट। तो जब आप नीचे की तरफ आओगे तो लेरिक्स के नीचे आपको मिलता है ट्रैकिया, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है वो आपका लोअर पार्ट है और ये वाला जो पोर्शन है वो आपका अपर पार्ट है, ओके। तो जो लोअर पार्ट है यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका ट्रैकिया से स्टार्ट होता है। देन आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको ब्रोंकाई, जो हम अभी पढ़ चुके हैं, उसके बाद आपका ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद ये जो पोर्शन है ये है आपका थोरेसिक कैज। थोरेसिक कैज क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। तो ये है आपका डायफ्राम, डायफ्राम और बेसिकली आपका ये जो थोरेसिक कैज है इसने क्या किया हुआ है, आपके लंग्स को बिल्कुल प्रोटेक्टिव तरीके से यहाँ पर अरेंज करके रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपका जो थोरेसिस कैज होता है वो क्या होता है। आप जानते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर बोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत हार्ड होते हैं, राइट। लेकिन आपका जो थोरेसिक कैज है ये भी एक बोन्स के जैसे ही स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिब्स कहा जाता है ना, जैसे पसलियाँ जो कहा जाता है, राइट। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है आपके लंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। जनरली जो एक्सीडेंट्स होते हैं या किसी तरीके की जो मेजर इंजरी वगैरह हो जाती है, इस केस में क्या होता है कि आपका जो लंग्स है उसको डैमेज ना हो, आपके लंग्स को डैमेज से बचाने के लिए आपके बॉडी में इस तरीके की एक कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक तरीके का एक कैस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैस, ओके। तो दिस बोथ ऑफ सिस्टम इज़ कलेक्टिवली नोन एज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो बेसिकली 3 स्टेप में कंप्लीट होती हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेकंड जो है वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस। स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, अभी मैं इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से एलोबरेट करके आपको समझाऊंगी। तो ये वाला जो पोर्शन है ये जो है ये आपको शो करता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को, एंड देन आप सेकंड जो है वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस एंड देन आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, ओके। सो दिस इज़ द मेन बेसिक स्टेप्स ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। तो कई बार मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, है ना। हम हमेशा सोचते हैं कि ब्रीदिंग क्या होती है और रेस्पिरेशन क्या होती है। तो लेट मी टेल यू कि आपका जो ब्रीदिंग है, ओके, तो वो आपका पार्ट होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का, है ना। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का जो पार्ट है मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपने अपने नोज़ल कैविटी का जो यूज़ किया है ना, जैसे कि आपने अपने नोज़ का यूज़ किया, आपने क्या किया है कि जब आप ब्रीथ करते हैं, ठीक है, ब्रीथ करते हैं तब आप एयर को अपने नोज़ के थ्रू आप अपने लंग्स तक लेकर जाते हैं, है ना। तो जब आपकी एयर जो है वो आपके नोज़ के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर आपके लंग्स तक ट्रांसफ़र होती है, तब इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्पायरेशन, ओके। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एयर है उस एयर को आप इनहेल कर रहे हैं और इनहेल होने के बाद वो जो एयर है वो आपके लंग्स में आकर फुलफिल हो रही है, ओके। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, ब्रीदिंग इन। ब्रीदिंग इन का जो प्रोसेस है वो है आपका इंस्पायरेशन, और जब आप ब्रीदिंग आउट यानी कि आप अपनी बॉडी से, आप अपने लंग्स से जब एयर को बाहर की तरफ पास करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन, है ना, ब्रीदिंग आउट, ओके। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो इंस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है। तो जब आप एयर को अपने नोज़ के थ्रू अपने लंग्स पर फिल करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो चेस्ट पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, एक्सपेंडेड हो जाता है। जब आपका चेस्ट पार्ट जब एक्सपेंडेड होता है, इन दैट कंडीशन आपका जो डायफ्राम होता है वो कैसा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाता है। इट मीन्स वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये इसके कॉन्ट्रैक्ट होने का रीज़न क्या है, क्योंकि जब एयर जो है वो आपके कहाँ पर आई है, आपके लंग्स में आकर फिल हुई है, तो आपके लंग्स को ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है ना। तो जब उसको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है तो ये आपके डायफ्राम को क्या कर देता है, श्रिंक कर देता है, आपके डायफ्राम को क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ओके। तो ये प्रोसेस होती है आपकी इंस्पायरेशन की। उसके बाद जब आप बात करते हैं एक्सपायरेशन की, तो एक्सपायरेशन प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली जब आप यहाँ से क्या करेंगे, रिलीज़ करते हैं, किसको रिलीज़ करते हैं, एयर को रिलीज़ करते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि आपका ये वाला जो पोर्शन है, आपका जो लंग्स है, उससे आपकी पूरी एयर बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाती है।
जब ये एयर बाहर की तरफ रिलीज़ होती है तो आपका जो चेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, आपका चेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। चेस्ट का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा। जब आपका चेस्ट पार्ट जो है वो श्रिंक होता है तो इस केस में आपके डायफ्राम को रिलैक्स होने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाता है ना। यहाँ पर जब एयर आपके लंग्स में फिल थी तो आपको डायफ्राम के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पा रहा था, इसकी वजह से आपका डायफ्राम जो था वो क्या हो गया था, श्रिंक हो गया था। बट जब आपको यहाँ पर स्पेस मिलता है, क्योंकि आपने अभी एयर को अपने लंग्स से बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ पर जो आपको ये जो पोर्शन है आपका जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम क्या हो जाता है, एक रिलैक्स्ड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि जो इंस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, तो इंस्पायरेशन की प्रोसेस में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पर आपके नाइट्रोजन का जो परसेंट होता है वो होता है 78.09%। ठीक है, जब आप किसी भी एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो उस समय वहाँ पर नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है वो होता है 78.09%। बट ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो है आपका 21% और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। ठीक है, बट इन केस ऑफ एक्सपायरेशन यहाँ पर देखेंगे हम कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसका जो अमाउंट है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, तो ये यहाँ पर 78.09 ही रहेगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन अमाउंट जो है वो थोड़ा कम है, यहाँ पर 21 से ये कहाँ कितना हो गया है, 17 हो गया है। ओके, और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो अमाउंट है वो है 0.03, और देन जब आप इसको एक्सपायरेशन के थ्रू देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो आपको दिखेगा 4%। ओके, तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड अ ब्रीदिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपकी ब्रीदिंग है, ये आपका रेस्पायरेशन नहीं है, ये आपके एक्सटर्नल रेस्पायरेशन का पार्ट है जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, अब जब नेक्स्ट आप देखोगे तो ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, आपका जो नेज़ल पैसेज है, नेज़ल पैसेज को हम एक बार क्लियर करते हैं कि ये किस तरीके से आपका जो ये पार्ट है ये अरेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि आपका जो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है वो आपका कहलाता है नोज़ल कैविटी, और ये वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा आपका कहलाता है बकल कैविटी। बकल कैविटी जो कि मैंने आपको बताया कि ये किसका पार्ट होता है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट होता है। ठीक है, बकल कैविटी उसी का ही पार्ट है। ठीक है, तो आपका ये जो नेज़ल कैविटी है और आपका जो बकल कैविटी है, ये दोनों ही कैविटीज़ जो है वो एक दूसरे से सेपरेटेड होती है थ्रू द हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, थ्रू द हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, जिसको हम बोनी पैलेट भी कहते हैं। ठीक है, ये एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके बकल कैविटी को और आपके नेज़ल कैविटी को क्या करता है, सेपरेट करता है। आगे जब हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो, जो आपने फेरिक्स देखा था, तो फेरिक्स जो है ये मेन 3 पार्ट्स में यहाँ पर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इतना जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका क्या है, फेरिक्स का है। तो कैसा होता है ये देखो, तो फर्स्ट जो पार्ट है ये है आपका नेज़ोफेरिक्स, सेकंड है ओरोफेरिक्स, या इसको आप एप्रोफेरिक्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद होता है आपका हाइपोफेरिक्स। तो हाइपोफेरिक्स जो है यहीं पर प्रेजेंट होता है आपका एपिग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस क्या है ये मैं अभी क्लियर करती हूँ आपको। एपिग्लॉटिस, और यहाँ पर है आपका ग्लॉटिक ओपनिंग। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फेरिक्स के बाद हमने देखा था कि लेरिक्स पार्ट आता है। लेरिक्स पार्ट जो है यहाँ पर 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक है आपका एसोफेगस, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका एसोफेगस, और ये वाला जो पार्ट है ये है आपका ट्रैकिया। तो ट्रैकिया जस्ट हमने देखा था, लंग्स के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो आपका ट्रैकिया कहलाता है, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एसोफेगस है, एसोफेगस जो है ये होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। ओके, आपके लेरिक्स में ये दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। मतलब ये है कि आपके फेरिक्स जो है यहाँ तक आपका दोनों पार्ट जो है, यानी कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये दोनों जो है यहाँ तक कैसे होते हैं, जॉइंट होते हैं। लेकिन जब आप लेरिक्स की तरफ जाते हैं तो लेरिक्स के पास ये फर्दर क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, और यहाँ पर ये एक तरफ डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ बढ़ता है आपका एसोफेगस, और इधर आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस तरफ बढ़ता है आपका ट्रैकिया। ओके, तो जो ट्रैकिया है और एसोफेगस है ये दोनों जो है वो एक स्ट्रक्चर से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं,
और आपके ट्रैकिया का जो सबसे अपर पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, उस ऊपर वाले पोर्शन को हम कहते हैं ग्लॉटिक ओपनिंग। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्लॉटिक ओपनिंग। तो ये जो ग्लॉटिक ओपनिंग होती है, इस ग्लॉटिक के पास जो है एक डोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। जनरली जब हम फूड लेते हैं, ठीक है, जब हम खाना खाते हैं, तो जब हम उस फूड मटेरियल को इनगल्फ करते हैं, जब हम उसको निगलते हैं, तो उस समय क्या होता है कि उस फूड पार्टिकल्स को आप आपके ट्रैकिया में जाने से प्रिवेंट करने का काम, ठीक है, ट्रैकिया से जाने से रोकने का काम जो है वो क्या करता है? एपिग्लॉटिस करता है। एपिग्लॉटिस जो कि डोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये डोर लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है? आपकी ग्लॉटिस की ओपनिंग, यानी कि आपके ट्रैकिया का सबसे ऊपरी पोर्शन जो होता है, जो ओपन होता है, उसको क्या कर देता है? कवर कर देता है। तो जब ये इसको कवर कर देता है तो आपका जो फूड पार्टिकल होता है वो आपके ट्रैकिया में ट्रांसफ़र ना करके वो एसोफेगस की तरफ मूव कर जाता है, और एसोफेगस के थ्रू वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टमक तक पहुंच जाता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस होती है, ये जो प्रोसेस है, ये होता है आपके कौन से वाले पोर्शन पे? आपके माउथ के पोर्शन पे, और ये यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ट्रैकिया। ठीक है, ओके। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये मैंने सिर्फ क्लियर करने के लिए आपको बताया है कि आप जस्ट एक क्लियर वे पे लेके चलें कि यहाँ पर देखो आपका जो नेज़ल कैविटी है, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका नेज़ल कैविटी है, एंड दिस इज़ ओरल कैविटी जिसको हम बकल कैविटीज़ कह रहे हैं। ये है आपकी बकल कैविटी। ओके, और ये डिवाइड है यहाँ पर इस तरीके के स्ट्रक्चर से, जिसको हम हार्ड पैलेट या फिर बोनी पैलेट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर है आपका ग्लॉटिस, या जो ग्लॉटिस है वो एक तरीके से कवर है किसके थ्रू? द एपिग्लॉटिस। ओके, और उसके बाद आपका जो फेरिक्स का पोर्शन ये वाला है। ओके, और दिस इज़ योर लैरिक्स। ओके, जहाँ पर आपका लैरिक्स ट्रैकिया जो है वो प्रेजेंट है। ओके, फिर फर्दर जब आप इस ट्रैकिया से आगे जाते हैं तो आपको लंग्स मिलेगा, और लंग्स में फिर आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। तो आगे हम देखते हैं कैसे होगी। ठीक है, तो लंग्स जो है बेसिकली हमारा जो लंग्स होता है, यही हमारा मेन ऑर्गन सिस्टम है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, तो ये जो लंग्स है वो कैसा होता है? तो आपका जो लंग्स है, यू हैव 2 लंग्स, यू नो दैट। तो जो आपका जो लंग्स होता है वो किस तरीके से अरेंज होता है? तो आपका जो राइट लंग होता है, आपका राइट लंग जो है वो 3 लोब्स में डिवाइड होता है। ठीक है, ये है आपका सुपीरियर लोब, दिस वन इज़ योर मिडल लोब, एंड दिस वन इज़ योर इन्फीरियर लोब। ओके, बट आपका जो राइट साइड का लंग होता है, सॉरी, जो आपका लेफ्ट साइड का लंग होता है वो सिर्फ 2 लोब में डिवाइड होता है। ठीक है, ये है आपका सुपीरियर लोब और ये है आपका इन्फीरियर लोब। ओके, तो ये वाला जो लंग होता है, ये लंग्स थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्यों है? बिकॉज आपका जो हार्ट होता है ना, आपका जो हार्ट है वो, आपका हार्ट जो है वो यहीं पर अरेंज होता है। ठीक है, दिस इज़ द प्लेस फॉर हार्ट। ठीक है, हार्ट आपका ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हार्ट के प्रेजेंस की वजह से, इसीलिए हम कहते हैं कि आपका जो हार्ट होता है वो लेफ़्ट की तरफ थोड़ा सा टिल रहता है ना। हम हमेशा कहते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ़्ट के साइड पे थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ होता है। वो इसी की वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर उसके अरेंजमेंट के लिए ये पोर्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपका जो हार्ट है उसके लिए ये स्पेशल जो है स्पेस बना हुआ है, जो कि आपके हार्ट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ओके, उसके बाद ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया को आप देख सकते हैं कि आपकी ट्रैकिया जो है यहाँ से इस तरीके से ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हुई है। तो आपका जो लेफ़्ट पल्मोनरी ब्रोंकियल्स है वही आगे जाकर डिवाइड हुआ है सेकेंडरी ब्रोंकस में, और ये ब्रोंकस जो सेकेंडरी ब्रोंकस है वो फर्दर डिवाइड हुआ है टर्सरी ब्रोंकस में। ठीक है, जिसको हम, जो सेकेंडरी ब्रोंकस है उसको हम कहते हैं लोबर ब्रोंकस। उसके बाद जो आपका टर्सरी ब्रोंकस है उसको हम बोलते हैं सेगमेंटल ब्रोंकस। ठीक है, इस तरीके से आपका जो ब्रोंकस है वो देन डिवाइड होगा और एंड में आपके ऑल्वेलाई पे जाकर एंड होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम बेसिकली देखेंगे कि किस तरीके से आपका प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस एंड देन योर टर्सरी ब्रोंकस किस तरीके से ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होते हुए यहाँ पर आता है, और यहाँ पर फिर वो फर्दर क्या हो जाता है? बहुत ही स्मॉल कैपिलरीज़ के समान स्ट्रक्चर बना लेता है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा कैसा है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है तो ये बहुत ज़्यादा थिन होती जाती हैं, और यहाँ पर ये बिल्कुल पतली पतली ब्लड की कैपिलरीज़ के जैसी यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो एकदम बिल्कुल कैपिलरीज़ के जैसा स्ट्रक्चर जब आप यहाँ पर देखते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्रैंक्यूल। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स होता है, ये ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में,
और ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का एंड पार्ट जो है वो होता है आपका ऑल्वेलाई, ठीक है। अब ये जो ऑल्वेलाई है उसमें आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये सब जो है एक साथ जो है एक बंच के फॉर्म में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये है आपकी ऑल्वेलाई, और यही जो पार्ट है यहीं पर ही बिल्कुल गैस का जो एक्सचेंज हम पढ़ते हैं वो होता है, ठीक है। कैसे होता है वो हम आगे देखते हैं। ये देखिए, तो ये जो पोर्शन है ये है आपका ट्रैकिया का। ट्रैकिया के ऊपर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए ये जो है ये है आपका कार्टिलेज रिंग, है ना। तो आपकी जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया जब डिवाइड होती है फर्दर, ठीक है, तो यहाँ तक, यहाँ इस पोर्शन तक आप देख रहे होंगे कि आपका जो सेकेंडरी ब्रोंकियस के पहले की का जो पोर्शन है ट्रैकिया का, तो ट्रैकिया जब डिवाइड होकर ब्रोंकाई बनती है तो आपके ट्रैकिया और आपके ब्रोंकाई में यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका कार्टिलेज रिंग, ठीक है। बट जब आपका जो ब्रोंकस है वो फर्दर डिवाइड होता है तो यहाँ पर आपका ये कार्टिलेज जो है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये जो कार्टिलेज है ये ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद ये प्लेट के जैसा स्ट्रक्चर बनाने लगता है। ये देखिए यहाँ पर देखेंगे हम कि ये प्लेट के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, ओके। और इसको हम कहते हैं कार्टिलेज प्लेट्स, ठीक है। अब ये जो कार्टिलेज प्लेट्स हैं ये आपके ब्रोंक्यूल्स के पास बिल्कुल भी नहीं होती हैं, तो यहाँ पर आपका जो ब्रोंक्यूल्स है वो बिल्कुल कैसा होता है, क्लीन दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टर्नल ब्रोंक्यूल। उसके बाद जो स्मॉल पोर्शन होता है आपके ऑल्वेलाई के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन वो कहलाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ओके। ओके, तो अब हम देखेंगे कि गैस का एक्सचेंज जो है वो किस तरीके से आपकी ऑल्वेलाई में होता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेंस का अरेंजमेंट जो है, ठीक है, एक कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द एल्वोलस। आपके एल्वोलस के अराउंड एक क्या है, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर जो बन गया, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया कैपिलरीज का, ठीक है। तो आप यहाँ पर दो कलर को बहुत क्लियर देख पा रहे होंगे, एक ब्लू है और एक रेड है। तो ये क्यों है ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपके जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, जब हम हार्ट के केस में पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर पढ़ते हैं कि जो आर्टरीज होती है वो ऑलवेज कंटेन करती है आपके प्योर ब्लड को, यानी कि आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इसलिए वो रेड कलर की होती है। लेकिन आपकी जो पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेंस है ये बिल्कुल आर्टरीज और वेंस के कंपेयर में बिल्कुल अपोजिट काम करती हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं ये ऑलवेज कंटेन करती हैं सिर्फ क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिस ब्लड में आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा है ना, इम्प्योर ब्लड है वो आपका। तो जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो प्योर ब्लड होता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ गया है, इट मीन्स कि वो प्योर हो चुका है, ओके। तो आपकी जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है, ये पल्मोनरी आर्टरीज जो है ये हार्ट से क्या लेकर आती है, इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है, ठीक है, जो कि आपकी पूरी बॉडी से आपके हार्ट पे गया है। वो ब्लड जो है इम्प्योर है, ये पूरा इम्प्योर ब्लड यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू आपके ऑल्वेलाई तक पहुँचता है। अब ये ऑल्वेलाई से बिल्कुल देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये दोनों जो डिफरेंट पल्मोनरी आर्टरीज और वेंस है ये दोनों कोई अलग चीज़ नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका कलर जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। ये क्यों चेंज होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो आप देखेंगे कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आने वाली पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है वो अल्वेलाई के ही पास पल्मोनरी वेंस पे कन्वर्ट हो जाती है। इट मीन्स यहीं पे ही कहीं पर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो रहा होगा, राइट। तो किस तरीके से ये कन्वर्ट हो रहा होगा ये हम आगे देखेंगे। ये देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि ये देखिए ये जो है ये है आपकी ब्लड की कैपिलरी, ओके, दिस इज़ योर ब्लड कैपिलरी और दिस वन इज़ योर ऑल्वेलाई। तो यहाँ पर आप देखें कि जब आप इनहेल करते हैं आपका जो गैस, आप जो एयर अंदर लेते हैं तो आपकी उस एयर में होती है ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन आपकी ऑल्वेलाई से डिफ्यूज़ हो जाती है आपके रेड ब्लड सेल्स में, ठीक है। आपकी रेड ब्लड सेल्स में ये ट्रांसफ़र होती है। जब ऑक्सीजन का अमाउंट आपके रेड ब्लड सेल्स में बढ़ते जाता है तो यहाँ पर आपकी रेड ब्लड सेल्स में
जो कार्बन डाइऑक्साइड था, जो यहाँ पर लेकर आया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, आपके ऑल्वेलाई में रिलीज़ हो जाता है। जब ये ऑल्वेलाई में रिलीज़ होता है तो ये बिल्कुल वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो आप ब्रीदिंग के थ्रू, जब ब्रीदिंग आप करते हैं तो आप जो रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अपने नोज़ के थ्रू, ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो बिल्कुल पूरे आपकी बॉडी सिस्टम को क्रॉस करता हुआ, आपके हार्ट को क्रॉस करता हुआ आपके कहाँ पर पहुँचा है, आपके लंग्स पर पहुँचा है। ठीक है, तो यहाँ से आपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर दिया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ इनटू द ऑल्वुलस। ओके, तो यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आपका जो ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड पर क्या होता है, डिफ्यूज़ होता है, तो आपके ब्लड का कलर सडनली कैसा होने लगता है, रेड होने लगता है, राइट। तो ये जो रेड है, ये आपका जो ब्लड है वो रेड क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इसका कलर जो रहता है वो बिल्कुल रेड क्यों होता है। ठीक है, आपकी ब्लड सेल्स में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इन द लंग्स। ओके, ये पोर्शन आपके लंग्स को डिनोट कर रहा है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है आपका क्या दिखा रहा है, आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस को यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है आपके लंग्स में, ऑल्वेलाई है। ठीक है, ऑल्वेलाई में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ होती है इनटू द ब्लड। जब ये ब्लड कैपिलरीज़ के ब्लड में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन आई, डिफ्यूज़ हुई, तो यहाँ पर पहले से प्रेजेंट होता है आपका डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब आप ये सोचेंगे कि ये हीमोग्लोबिन क्या है, तो यही हीमोग्लोबिन है जो कि आपके ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन है ये एक तरीके का प्रोटीन होता है जिसमें आपका आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आयरन की प्रेजेंस होती है यहाँ पर, और ये एक प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन जो होता है, इसी की वजह से ही आपका जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को क्या कर पाता है, कैरी कर पाता है, कैप्चर कर पाता है, क्योंकि यही मॉलिक्यूल आपके ऑक्सीजन से बाइंड करता है। ठीक है, बट यहाँ पर ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है। इट मीन्स कि यहाँ पर आपके हीमोग्लोबिन के साथ क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो जब आपकी इस ऑल्वेलाई से ऑक्सीजन अंदर आता है तो ये बाइंड कर जाता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन से और कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर दिया। और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने के बाद ये हीमोग्लोबिन से Hb मीन्स हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो ये Hb से बाइंड करके क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ये प्रोसेस आपके कहाँ पर होती है, आपके लंग्स में होती है। ओके, तो जब ये लंग्स में ये प्रोसेस होती है तो ऑक्सीजन जो है वो बाइंड कर जाता है आपके हीमोग्लोबिन से, और फर्दर ये आपकी पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। बट अगर आप अपोजिट कंडीशन में देखते हैं, तो आप टिश्यूज़ में देखते हैं, आप अदर अपने बॉडी पार्ट्स में देखते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जब ये वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके अदर पार्ट्स में जाता है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है, राइट। तो जब आप वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है जो यहाँ से आपके पूरे बॉडी पार्ट में स्प्रेड हुआ है, तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो यहाँ पर ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है। ऑक्सीजन को क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है आपके टिश्यूज़ में। लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ इनटू द टिश्यूज़, तो आपके टिश्यूज़ में इसने क्या किया, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर दिया और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन से कन्वर्ट हो जाता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में। तो देखो एक तरीके का सर्कल चल रहा है ना, यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हुआ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में। अब ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन लंग्स की तरफ जाएगा और लंग्स में ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है आपके अदर बॉडी टिश्यूज़ में जाकर फिर से ऑक्सी हीमोग्लोबिन से डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आई आपको। उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पर है आपका ट्रांसपोर्टेशन। इसको मैं सिर्फ ऐसा ही आपको रफली एक बार बता देती हूँ किस तरीके से आपकी बॉडी में जो है ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ये बेसिकली अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, बट फिर भी आप एक ओवरव्यू देख लीजिए कि किस तरीके से होता है। तो इस तरीके से आपका लंग्स होता है। लंग्स में मैंने देखा ये जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होने के बाद ये बिल्कुल आपके हार्ट के लेफ़्ट एरिया में जाता है। लेफ़्ट एरिया में जाने के बाद ये लेफ़्ट आर्टरी से आपकी लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। वेंट्रिकल में जाने के बाद ये यहाँ से रिलीज़ होता है, और रिलीज़ होने के बाद ये ओरोटा के थ्रू कहाँ पर चला जाता है, आपके पूरे बॉडी के पार्ट्स में
क्या हो जाता है, ये सर्कुलेट होता है। सर्कुलेशन के थ्रू यहाँ पर जो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड्स आपके अदर बॉडी पार्ट्स में होते हैं, उसको लेता हुआ आपका जो ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड होता हुआ ब्लड जो है वो आपके हार्ट में पहुँचता है। अब ये आपके हार्ट में कौन से पोर्शन में पहुँचता है, राइट पोर्शन में पहुँचता है। राइट पोर्शन में पहुँचने के बाद अगेन ये जो है इस तरीके से आपकी पल्मोनरी जो आर्टरीज होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आपके लंग्स में चली जाती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली आपकी बॉडी में चलता रहता है, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में जनी अब हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो कैसे आपके ब्लड कैपिलरीज़ में चली जाती है, और ब्लड कैपिलरीज़ की कार्बन डाइऑक्साइड आपके ऑल्वलाई में चली जाती है, या फिर आपके जो अदर टिश्यूज़ में कैसे इस गैस का एक्सचेंज होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, वहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो प्रेशर आपके ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसा ही सेम केस आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है। यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में ज़्यादा होगा, जैसा कि आपके ऑल्वलाई में होता है। ऑल्वलाई में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 104 mmHg। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है, इसलिए हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन मूव करेगा, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का ज़्यादा होने की वजह से ये ब्लड कैपिलरीज़ में या फिर आपकी पल्मोनरी वेन्स पे क्या हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है। सेम केस अपोजिट होता है यहाँ पर, जब आप यहाँ पर बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में, मतलब कि आप यहाँ पर जब बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो प्रेशर है वो प्रेशर जो है वो आपके ऑक्सीजन से क्या है, कम है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी टिश्यू से डिफ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर आपकी ब्लड कैपिलरीज में इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा, और फर्दर ये क्या होगा, आपकी हार्ट की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। ओके, तो इस तरीके की प्रोसेस यहाँ पर होगी। देन नेक्स्ट स्लाइड में आप ये देखोगे कि जो अभी तक हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा, एंड फिर हमने गैस एक्सचेंज के बारे में पढ़ा। लास्ट जो पॉइंट है वो है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। अब ये इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, तो इसी को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मींस ये रेस्पिरेशन आपके बेसिकली कहाँ पर होगा, आपकी सेल्स में होगा। ठीक है, तो कैसे सेल्स में होता है, आपको पता है कि आप जब फूड मटेरियल लेते हैं तो आपका फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है, और फूड डाइजेस्ट होने के बाद आपको ग्लूकोज मिलता है ना, क्योंकि आपके फूड मटेरियल में कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है, ग्लूकोज जो है वो भी एक तरीके का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना। तो आप जो ग्लूकोज ले रहे हैं थ्रू द फूड मटेरियल, तो यहाँ पर आपका जो ग्लूकोज है, ओके, तो आपका जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज जो है सेल में जाता है। ठीक है, पहले तो सबसे पहले डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद जब एब्जॉर्प्शन होता है, तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो आपका ग्लूकोज होता है वो आपके ब्लड में चला जाता है, और ब्लड के थ्रू वो आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है जहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब जैसे ही आपका जो ग्लूकोज है वो सेल्स में जाता है, तो सेल्स में आपके ग्लूकोज का होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में आपका ग्लूकोज जो है वो रिएक्ट करता है विद द ऑक्सीजन, एंड प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन ये कन्वर्ट हो जाता है H2O, इट मीन्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो आपका जो ग्लूकोज है ये क्या हो रहा है, ये एक तरीके का क्या है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब कि यहाँ पर दो प्रोसेस एक साथ चल रही हैं। एक जो है आपका वो क्या है, कैटलिक प्रोसेस यानी कि ब्रेक डाउन। ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको एनाबॉलिक प्रोसेस भी मिलेगी। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस है ना, मेटाबॉलिज्म जो हम कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म यही होता है जहाँ पर कैटालिसिस की प्रोसेस और एनालिसिस डिवाइडिंग की प्रोसेस और फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती है। ठीक है, तो ये एक तरीके का कैटालिटिक प्रोसेस है जहाँ पर कैटलाइज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है। तो यहाँ पर जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो ये वाटर में कन्वर्ट होता है। वाटर में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर और आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली ये टू पार्ट जो आपको है वो आपको मिलते हैं, एक वाटर है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो यही है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन।
और इसके आगे की जो प्रोसेस होती है, तो देखिए यहाँ पर रिलीज़ होता है आपकी एनर्जी, है ना। जब भी हम फूड मटेरियल लेते हैं तो हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए होती है ना। तो जब हमको एनर्जी चाहिए होती है तो ये एनर्जी आती कैसे है, तो आपका जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ ये गैस जो है आपका एनर्जी भी रिलीज़ करता है, और ये जो एनर्जी है यही एनर्जी आप अपने वर्क के थ्रू यूज़ करते हैं, है ना। उसके बाद आपका जो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, ठीक है, आपका जो इंटरनल रेस्पिरेशन है, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, जहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ने से पहले हम एक बार ग्लाइकोलिसिस को पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ ग्लाइकोलिसिस, ओके। तो ग्लाइकोलिसिस जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज का लाइसिस, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, ओके। तो ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज डिवाइडेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, ठीक है। आपका एक जो मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का, वो डिवाइड होता है किसमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में, ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस कंप्लीट होती है आपके साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म क्या है, आपका जो सेल्स होता है, सेल्स में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म में क्या कौन सी प्रोसेस होती है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है, जिसमें ग्लूकोज जो है वो डिवाइड होकर 2 पायरुवेट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में रिलीज़ होती है 4 ATP, ठीक है, 4 ATP रिलीज़ होती हैं, लेकिन ये खुद की इस प्रोसेस में 2 ATP को क्या कर लेता है, यूटिलाइज़ कर लेता है, ठीक है। इसको खुद के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये खुद जो है ये 2 ATP को यूटिलाइज़ कर लेता है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ATP बचती है, ठीक है। तो आपकी कोई भी प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, तो हमको पता है कि एनर्जी रिलीज़ होती है, तो यहाँ पर रिलीज़ हो रही है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, है ना। तो ATP जो है वो है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि आपके एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी की एक यूनिट है, या आप इसको बोल सकते हैं कि आप एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, तो एनर्जी को आप हमेशा ATP से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर 2 जो है 2 ATP आपको यहाँ पर मिलेगी। एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि एनर्जी की करेंसी है, ठीक है, एनर्जी की करेंसी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पायरुवेट है, तो पायरुवेट में मैंने आपको बताया कि आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आपका जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट विदाउट ऑक्सीजन, ओके, विदाउट ऑक्सीजन ये पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड बनाए या एथेनॉल बनाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनारोबिक प्रोसेस विदाउट ऑक्सीजन, ओके, एनारोबिक प्रोसेस। बट विथ ऑक्सीजन इट मीन्स एरोबिक प्रोसेस। तो विथ ऑक्सीजन क्या होता है कि आपका जो पायरुवेट है वो ट्रांसफ़र होगा किसमें, आपके क्रेब्स साइकिल में, है ना, सिट्रिक साइकिल में, सिट्रिक साइकिल में ट्रांसफ़र होगा। सिट्रिक साइकिल के थ्रू जो जितने भी पार्टिकल्स इससे बनेंगे या जो एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होगी, इस एनर्जी को यूज़ करके आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, यहाँ से रिलीज़ होता है आपका वाटर मॉलिक्यूल, ओके, और यहाँ से रिलीज़ जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है ये, प्लस क्रेब्स साइकिल्स के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई है, ये बिल्कुल वही कार्बन डाइऑक्साइड और वही वाटर मॉलिक्यूल है जिसको हमने कहाँ पर देखा था, आपके रेस्पिरेशन के उस फॉर्मूले में देखा था, जहाँ पर आपका ग्लूकोज जो है वो डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद ऑक्सीडाइज्ड होता है, ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद वो डिवाइड होता है और क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर देखो इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पर तो 2 ATP एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और यहाँ पर यानी कि आपके पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो है रिलीज़ होती है ATP, ये होती है 34 to 36 ATP रिलीज़ होती है। तो जब हम दोनों को मिलाकर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 38 ATP जो है आपके सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होती है, रिलीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम अलग अलग रेस्पिरेशन देखेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। ये है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, ओके। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज जो है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज
2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। जब ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो विदाउट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ये लैक्टिक एसिड बनाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड, और बनाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं लैक्टिक एसिड। ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस होती है सम बैक्टीरिया एंड मैमल मसल्स, है ना, हमारे मसल्स में ये प्रोसेस होती है। जब भी हम वर्कआउट करते हैं या हम रन करते हैं, है ना, तो रनिंग के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी में पेन, हमारी मसल्स में पेन होने लगता है ना। तो उस पेन का रीज़न क्या होता है कि जब हम रन करते हैं तो हमारी बॉडी से बहुत सारी ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज़ हो जाती है, राइट। हम हाँफने लगते हैं, तो जब ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो पायरुवेट होता है वो क्या बनाने लगता है, लैक्टिक एसिड बनाने लगता है। और जब ये लैक्टिक एसिड बनाता है तो इसे लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से हमको मसल्स में क्या होने लगती है, पेन होने लगती है। फिर जब हम रिलैक्स करते हैं, रेस्ट करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो फुलफिल होने लगती है, हमको ऑक्सीजन मिलने लगती है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, धीरे धीरे आपका जो लैक्टिक एसिड होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है और आपका पेन जो होता है, मसल्स पेन जो होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन अदर पार्ट में हम ये देखते हैं कि आपका जो एथेनॉल है वो कैसे फॉर्म होता है। तो आपका जो पायरुवेट है, इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, ठीक है, ईस्ट जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ईस्ट की प्रेजेंस में आपका जो पायरुवेट है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि ये एक तरीके का क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो फ्रॉम ग्लूकोज से आपके अल्कोहल का फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम द ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, है ना। फर्मेंटेशन आपने पढ़ा होगा कि फर्मेंटेशन क्या होता है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो कि आपके अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए होती है। तो जब आपका ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद विदाउट ऑक्सीजन ईस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है, एथेनॉल का फॉर्मेशन करता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। ओके, इस फर्मेंटेशन की प्रोसेस पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है ना। ये चीज़ें हम तब देख सकते हैं जब हम अपने घर पे बिल्कुल किसी भी चीज़ का खमीर उठाने की कोशिश करते हैं, तो आप देखते होंगे कि इसमें बबल्स आ जाते हैं, है ना। तो जनरली आपने चीज़ वगैरह में देखा होगा कि जो बबल्स आ जाते हैं, ये बबल्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से आपकी चीज़ में जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे जो है आपको होल दिखाई देते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं। ठीक है, कि वहाँ से आपका रिलीज़ होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन की। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, सो ये वन थिंग आपको क्लियर रखना है अपने माइंड में कि आपके बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हो रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है या फिर आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ये सब कुछ आपके सेल्स के अंदर हो रहा है ना। तो सेल्स के अंदर हो रहा है मतलब ये कि आपका साइटोप्लाज्म में होता है आपका ग्लाइकोलिसिस। बट जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो होता है आपके सेल्स के अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, किस में होता है, आपके सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। दिस इज़ योर माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये आपकी पूरी सेल है और ये पोर्शन जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है इसको आप मान के चलो ये आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से आपके माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो यहाँ पर देखना कि ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जो पायरुविक एसिड बनता है, ये पायरुविक एसिड जो है ट्रांसफ़र होता है एसिटाइल CoA के फॉर्म में, कहाँ पर, आपके क्रेब्स साइकिल में, जिसको आप सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल होता है, यहाँ से रिलीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड, दिस कार्बन डाइऑक्साइड, एंड यहाँ से फिर जो जितनी भी एनर्जी बनती है, केमिकल एनर्जी जो है, इस साइकिल के थ्रू ये एनर्जी प्रोवाइड की जाती है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। ठीक है, जब ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रिलीज़ होती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये रिलीज़ करता है ATP। ठीक है, 36 ATP ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो रिलीज़ करता है और यहीं से ही रिलीज़ होता है वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल है जो कि हमने कहाँ देखा था, ग्लूकोज के लाइसिस में, ब्रेकडाउन में देखा था कि किस तरीके से ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद ऑक्सीडेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके,
तो ये जो है ये पूरा ओवरऑल आपका जो रेस्पिरेशन है उसको डिनोट करता है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो पायरूवेट है ये पायरूवेट दो वे में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पर फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू आपका लैक्टेट बन रहा है, ठीक है। यहीं पर आपका एथेनॉल या आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, दिस इज़ फर्मेंटेशन प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर जब आपका पायरूवेट है, ये पायरूवेट जो है आपके किस एरिया पे जा रहा है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका पायरूवेट जो है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल को ए में। एसिटाइल को में ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ पर बनता है आपका TCA साइकिल। ये जो TCA साइकिल होता है यहीं पर ही यहाँ से आपका रिलीज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देन यहाँ से रिलीज़ होने वाली जो एनर्जी होती है ये फर्दर एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन के थ्रू यहाँ पर ATP रिलीज़ होती है। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 34 दिया हुआ है, 36 होगा, तो 36 और प्लस 32 जो है टोटल जो 38 ATP एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। और यहाँ पर फिर से आप वही देखेंगे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल यही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होता है थ्रू द रेस्पिरेशन। जब आप ब्रीथ करते हैं, है ना, ब्रीथ करते हैं तो जिस तरीके से आपकी जो एयर है आपकी नोज़ के थ्रू बाहर आती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भी आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब आप ऑक्सीजन को, जब आप गैस को या आप एयर को रिलीज़ करते हैं अपने माउथ के थ्रू, अपने नोज़ के थ्रू रिलीज़ करते हैं, तो उस पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 1 डे में पर डे आपका जो वाटर का जो कंटेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली आप 400 ml वाटर जो है वो एवरी डे आपकी बॉडी से बाहर जो है वो रिलीज़ करते हो ड्यूरिंग द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, है ना। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की प्रोसेस के टाइम पे आप 400 ml वाटर एवरी डे क्या करते हो, रिलीज़ करते हो अपनी बॉडी से, ओके। इस तरीके से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।